गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन के जो यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके विषय में बात करेंगे। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से सारे पूछे जाएंगे। तो आप इन वीडियो को सही से देखिएगा बेटा। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया कि ये चीज़ कैसे हो गई, तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 78, मैं लिख के दे देता हूँ बेटा आपको, मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, जिसमें आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक, चलते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ठोस अवस्था, पहला चैप्टर आपको पता ही है ठोस अवस्था है, तो उसमें देखिए कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो है बेटा, प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु जो होते हैं वो किसमें होते हैं, आपसे ये पूछा गया है कि किस प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है बेटा फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में, या अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में, या आद्य केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए बेटा, जो 2 परमाणुओं की संख्या होती है एकक कोष्ठिका में, तो वो कोष्ठिका होती है बेटा अंतः केंद्रित घनी कोष्ठिका। कौन होती है बेटा? अंतः केंद्रित घनी कोष्ठिका होती है। तो जो पहला आपका ऑप्शन है बेटा उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी, अंतः केंद्री में जो होता है। देखिए फलक केंद्रित की अगर मैं बात करता हूँ आपसे बेटा, किसकी बात करता हूँ? फलक केंद्री में आपके पास परमाणुओं की संख्या होती है 4, और जो अंतः केंद्रित होती है बेटा, अंतः केंद्रित में आपके पास परमाणु की संख्या होती है 2 बेटा। कितनी होती है? 2 होती है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां तथा कोर की लंबाई क्या होती है। तो याद रखना बेटा, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां तथा कोर की लंबाई जो होती है आपस में सारी बराबर होती है बेटा। आपस में कैसी होती है? सारी बराबर होती है। मतलब अगर आपके पास कोई ये आपका बेटा अक्ष हो गए, ये तीन आपके पास क्या हो गए बेटा? अक्ष हो गए, और ये आपकी भुजा हो गई। ये क्या हो गई बेटा? आपके पास कोर हो गई। तो अक्ष की लंबाई तथा कोर की लंबाई अगर आपके पास घनीय क्रिस्टल है तो वो आपस में सब बराबर होती है। तो ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है, कि जो षटकोणीय आद्य क्रिस्टल है उसका उदाहरण कौन है? कैडमियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर है, या आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो याद रखना बेटा, षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण आपके पास होता है, तीसरे का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम सल्फाइड होता है। कौन होता है बेटा? कैडमियम सल्फाइड होता है। कौन होता है बेटा? कैडमियम सल्फाइड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी, मतलब कोरों की जो लंबाई है वो आपस में बराबर है और तीनों एंगल आपस में बराबर है, पर तीनों 90 नहीं है। तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, पर तीनों कोण 90 डिग्री नहीं है। तो वह तंत्र क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। षटकोणीय होगा, राम्बोहेड्रल होगा, चतुष्कोणीय होगा, या मोनोक्लिनिक होगा। तो याद रखिएगा बेटा कि ऐसा क्रिस्टल तंत्र जिसमें 3 भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों एंगल आपस में बराबर हो, पर वो एंगल 90 डिग्री ना हो, तो उसको हम लोग बेटा बोलते हैं राम्बोहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? राम्बोहेड्रल। तो चौथे का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राम्बोहेड्रल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि स्टेचियोमेट्रिक दोष का उदाहरण कौन सा होता है। स्टेचियोमेट्रिक दोष का उदाहरण कौन है? धातु आधिक्य दोष, फ्रैंकल दोष, अशुद्धता दोष, या धातु न्यूनता दोष। याद रखना बेटा, धातु अधिकता दोष जो होता है वो नॉन स्टेचियोमेट्री दोष है बेटा। धातु न्यूनता आपका नॉन स्टेचियोमेट्री दोष है। अशुद्धता दोष आपका नॉन स्टेचियोमेट्री दोष है। जबकि जो फ्रैंकल दोष होता है वो आपका स्टेचियोमेट्रिक दोष होता है। फ्रैंकल दोष कौन सा होता है बेटा? स्टेचियोमेट्रिक दोष होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो Na क्रिस्टल होता है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na प्लस आयन के चारों ओर Cl की संख्या कितनी होती है। मतलब आपसे समन्वय संख्या पूछा। किसी भी आयन के चारों तरफ उपस्थित आयनों की संख्या को ही इसकी समन्वय संख्या बोलते हैं। तो आपसे समन्वय संख्या पूछा है। तो याद रखना बेटा 6 में NaCl में Na की समन्वय संख्या भी 6 होती है और Cl की समन्वय संख्या भी 6 होती है। इसका मतलब यह है कि Na 6 क्लोरीन के
Na के चारों तरफ 6 क्लोरीन होते हैं और क्लोरीन के चारों तरफ 6 आपके Na होते हैं। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या होगी? काय केंद्रित घन होगी, फलक केंद्रित घन होगी, आर्थोरोम्बिक होगी या चतुष्कोणीय होगा? तो याद रखना बेटा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो आपके पास होती है बेटा फलक केंद्रीय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपके पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल होता है इसकी जो संरचना होती है वो होती है बेटा फलक केंद्रित घन होता है। कैसा होता है बेटा? फलक केंद्रित घन होता है। तो 7वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रंगीन आयनों का निर्धारण, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। रंगीन आयनों का निर्माण कब होता है आपसे ये पूछा गया है। जब यौगिक में क्या होता है? याद रखिएगा बेटा जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमें रंगीन अगर आपको आयन चाहिए तो उसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका बी ऑप्शन करो, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या करेगा बेटा? प्रकाश की किरण को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे और वहां से लौटते समय वो लोग आपका प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो 8वें का बेटा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? निम्न में से किस अणु के केंद्रक पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है आपसे ये पूछा गया है कि किस परमाणु के या किस अणु के केंद्रक में। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें बेटा तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है ClCl। तो इसके केंद्रक में बेटा 3-3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कितने कितने बेटा होते हैं? 3-3। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एक पूछा है। अगर हम बेटा बात करें मेथेन की तो मेथेन के पास 0 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होते हैं बेटा? 0 होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं CHCl3 की तो इसके केंद्रक में कार्बन के 0 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जबकि नाइट्रोजन अमोनिया में बात की जाए तो अमोनिया में जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इन 4 में से किसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ग्रेफाइड है वो क्या होता है? ग्रेफाइड आपका क्या होता है ये पूछा गया है। आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है कि सहसंयोजी ठोस होता है कि आणविक ठोस होता है? ग्रेफाइड क्या होता है? तो याद रखिए बेटा ग्रेफाइड आपका सहसंयोजी ठोस होता है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है फ्रैंकल तथा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन है? फ्रैंकल तथा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन है? पहला आपको एग्जांपल दिया है बेटा NaCl, दूसरा दिया है KCl, तीसरा दिया है सीजियम क्लोराइड और चौथा दिया है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो कौन होता है बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये फ्रैंकल और साटकी, ये फ्रैंकल एंड साटकी दोनों तरह के दोष को प्रदर्शित करता है। तो 11 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या कह रहा है बेटा? 12 आपसे कह रहा है कि ठोस A के अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। कोई ठोस A है जो कि पहले ठोस अवस्था में अति कठोर है तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। और क्या होता है बेटा? वो बहुत ज्यादा जब उसको हम ताप देते हैं तब जा करके वो पिघलता है। तो वह किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है? तो याद रखना बेटा वो सहसंयोजी ठोस होता है। वो क्या होता है बेटा? सहसंयोजी ठोस होता है। तो 12 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम सल्फेट क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो पोटेशियम सल्फेट है वो क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है या सहसंयोजक ठोस है या आणविक ठोस है? तो याद रखना जो पोटेशियम सल्फेट होता है बेटा वो आपका आयनिक ठोस होता है। वो कैसा होता है बेटा? आयनिक ठोस होता है। तो 13 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 का कौन सा करेक्ट होगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होती है? दीर्घ परास कोष होती है, लघु परास कोष होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा 14 नंबर में
कि अगर आपके पास दीर्घ परास कोटि है, क्या है बेटा, दीर्घ परास कोटि है, दीर्घ परास कोटि है, तो आपका वो हो जाएगा बेटा क्रिस्टली। वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टली हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा बेटा क्रिस्टली। वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टली। और अगर आपके पास लघु परास है, क्या बेटा, लघु परास कोटि है, लघु परास कोटि, तो वो आपका हो जाएगा बेटा आक्रिस्टली। वो क्या हो जाएगा बेटा, आक्रिस्टली हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा आक्रिस्टली। क्या हो जाएगा बेटा, आक्रिस्टली। तो आपसे पूछा गया है कि क्रिस्टली ठोस कौन सा होगा, तो हमको पता है दीर्घ परास कोटि होनी चाहिए, तो 14 का आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। मैग्नेस ऑक्साइड MnO2, TiO2, VO2 और CrO2। तो याद रखना बेटा VrO2 जो CrO2 जो होता है वो आपका कैसा होता है, लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 का क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि FCC एकक सेल के कोर की लंबाई, कि जो FCC एकक सेल के कोर की लंबाई होती है वो रूट ए, वो है ए है, और उसके परमाणु की त्रिज्या आर है, तो उनके बीच में संबंध बनाना है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सिंपल SCC स्ट्रक्चर दिया है तो याद रखना कि जो रेडियस होती है बेटा वो घन के भुजा के आधी होती है। रेडियस किसके बराबर होती है, घन की भुजा की आधी होती है बेटा। और अगर आपके पास बेटा BCC दिया है, क्या दिया है बेटा, BCC दिया है, तो याद रखना बेटा कि जो भुजा होती है, जो क्या होती है बेटा, भुजा होती है, वो रेडियस जो होगी, क्या होगी बेटा, रेडियस, वो आपके भुजा के, किसके बेटा, भुजा के √3a/4 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा, √3a/4 के बराबर होती है। और अगर आपके पास FCC स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कौन सा दे दिया जाए, FCC, तो उसमें जो रेडियस होती है, जो क्या होती है बेटा, रेडियस होती है, वो आपके बराबर होती है √2a/4 के। किसके बराबर होती है बेटा, √2a/4 के बराबर होती है FCC में। तो देखिए अब संबंध में इन्हीं में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान देखिएगा बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा। ओके, तो एक मिनट बेटा, तो पहला बोल रहा है √3/4, तो ये तो BCC के लिए होता है बेटा। फिर बोला है √2a/4 FCC के लिए, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों को याद रखना बेटा, इन तीन में से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न बना करके आपसे पूछ सकता है। इसमें आपसे FCC पूछी है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले में बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फलक केंद्रित घनीय जालक में, फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्ठक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। मैंने भी पीछे बता गया कि अगर आपका फलक केंद्रीय है तो उसमें परमाणु की संख्या 4 होती है बेटा। कितनी होती है, 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 3 4 5 है, तो आपको पता है फलक केंद्रीय में कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। फलक केंद्रीय में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रैंकल डोज, लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया फ्रैंकल डोज के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तित रहता है। तो याद रखना अगर फ्रैंकल डोज है बेटा, क्या बेटा, फ्रैंकल डोज, तो फ्रैंकल डोज में आपका जो आयनिक क्रिस्टल होता है, फ्रैंकल डोज में जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें जो आपके जालक बिंदु से निकलने वाले आयन होते हैं वो अंतराकोशी स्पेस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा, अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। वो आपके क्रिस्टल से बाहर नहीं रिमूव होते हैं, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते हैं। तो 18 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फ्रैंकल डोज में आयनिक क्रिस्टल का घनत्व नहीं परिवर्तित होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका चैप्टर है ठोस अवस्था के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो इस साल के बोर्ड में आने की चांस है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की बेटा, जिसका नाम है बिलियन। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं जिसका नाम है बेटा बिलियन। कि बिलियन में आपके कौन कौन से क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिलियन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो बिलियन को ध्यान सुनिएगा बेटा कि बिलियन में आपके लिए क्या क्या जरूरी है। पहला बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो याद रखना बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म की अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म की बात करता हूं। अणुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म, तो ये 4 होते हैं बेटा। कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। एक होता है परासरण दाब, परासरण दाब। दूसरा होता है बेटा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन। तीसरा होता है बेटा आपके पास हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और चौथा आपके पास होता है बेटा क्वथनांक का अवनमन। चौथा होता है बेटा क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन बेटा, उन्नयन। ठीक बेटा, ये चार आपके अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। तो आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। अणुसंघ गुणधर्म है, कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है? देखो श्यानता होती नहीं बेटा, पृष्ठ तनाव होता नहीं है, प्रकाशीय घूर्णन होता नहीं, परासरण दाब। तो पहले का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परासरण दाब एक क्या बेटा अणुसंघ गुणधर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, किस का न्यूनतम होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो न्यूनतम की अगर मैं बात करूं बेटा, देखिए ये आपके जो चार यौगिक दे हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, इन सबकी जो मोलरता है वो सेम दी है, तो मोलरता से मुझे मतलब नहीं है। याद रखना जो हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन, अवनमन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कणों की संख्या पे। किस पे बेटा? कणों की संख्या में, कणों की संख्या पर। जितने ज्यादा बेटा कण होंगे, जितने ज्यादा कण होंगे हिमांक अवनमन उतना ही कम होगा। हिमांक अवनमन क्या होगा बेटा? उतना ही कम होगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि सबसे कम किसका होगा, न्यूनतम। तो सबके आयन देख लेते हैं, कणों की संख्या देख लेते हैं बेटा। तो सोडियम क्लोराइड में 2 ही कण बनेंगे, एक Na+ और Cl-, इसमें 2 होंगे कण। यूरिया में कोई भी कण नहीं बनेगा बेटा, इसके कणों की संख्या 1 होगी। पोटेशियम सल्फेट K2, SO4 में अगर कणों की बात करें तो 2K+ और एक SO4 बनेगा बेटा, 3 कण बन जाएंगे। कितने कण बनेंगे? 3। और अगर मैं बात आपसे C6H12O6 बेटा ग्लूकोज की करूं तो इसमें 1 कण बनेगा। तो सबसे जहां जितने ज्यादा कण हिमांक अवनमन उतना कम। तो सबसे ज्यादा कण किसके पास बने हैं बेटा? पोटेशियम सल्फेट के पास बने हैं। किसके पास बने हैं? पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन किसके पास होगा? पोटेशियम सल्फेट। मतलब सबसे कम आपका जो हिमांक होगा वो किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट का होगा। तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस बात को बेटा विशेष याद रखना कि अगर हिमांक का अवनमन देखना है और मोलरता सेम दी है, सबकी मोलरता क्या दी है बेटा? सेम। तो जिसके पास कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका हिमांक उतना ही कम होगा, उसका वाष्प दाब और हिमांक उतना ही कम होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता का मान क्या होता है? 55.6, 50, 35, 5.5। तो याद रखना बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की जो मोलरता है उसका मान कितना होता है, शुद्ध जल की जो मोलरता है उसका मान कितना होता है। तो देखिए बेटा तीसरे क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो वो तो होता है बेटा 55.55 मोलर होता है। कितना होता है बेटा? 55.55 मोलर। तो इसको लर्न कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। लेकिन यहाँ 55.55 कोई आंसर है नहीं, तो 55.6 वाले आंसर को हम लोग करेक्ट कर देंगे, 55.6 वाले को करेक्ट कर देंगे। तो तीसरे का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखा अगला बोला गया बेटा स्पिरिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% वेट बाई वेट है। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, ये पूछा गया है। इसका बेटा एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन में क्या है बोला गया है 90% W/W आपका एथेनॉल सोल्यूशन है। तो आपको सबसे पहले इसकी बेटा मीनिंग लिखना आना चाहिए कि 90% W/W एथेनॉल विलयन का अर्थ है कि 90 ग्राम एथेनॉल उपस्थित है 90 ग्राम एथेनॉल उपस्थित है 100 ग्राम बिलियन में। कितने में बेटा? 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। तो अगर मैं यहां से एथेनॉल का भार द्रव्यमान लिखूं बेटा, एथेनॉल का द्रव्यमान, तो वो हो जाएगा बेटा 90 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 90 ग्राम। ठीक, अब यहां से आपको एथेनॉल का अणुभार याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बेटा? अणुभार। तो होता है बेटा 46 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है बेटा? 46 ग्राम पर मोल होता है। अब अगर 100 ग्राम बिलियन है बेटा, तो बिलियन का द्रव्यमान किसका बेटा? बिलियन का द्रव्यमान
बराबर बेटा हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम। अब बिलियन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा बेटा? वो हो जाएगा एथेनॉल का द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान प्लस जल का द्रव्यमान बेटा, प्लस किसका बेटा? जल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। एथेनॉल का द्रव्यमान दिया गया है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम प्लस का बेटा जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर बेटा 100 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं जल का द्रव्यमान लिखूं, जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा बेटा 100 माइनस का 90 बराबर हो जाएगा बेटा 10 ग्राम। बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 ग्राम। तो यहाँ से आपके पास जल का द्रव्यमान आ गया, जल का द्रव्यमान आ गया 10 ग्राम। अब मैं यहाँ से लिखूंगा जल का अणुभार। क्या लिखूंगा बेटा? जल का अणुभार। तो जल का अणुभार की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास हो जाएगा बेटा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। अब हम बात करते हैं मोल प्रभाज निकालने। किसकी बात करते हैं बेटा? कि मोल प्रभाज किस तरह से निकलेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है हमको एथेनॉल का निकालना है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज, एथेनॉल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा, जिसके निकालना है बेटा उसके मोल ऊपर रखते हैं। तो एथेनॉल का निकालना है तो एथेनॉल के मोल बटे हो जाएगा बेटा टोटल मोल, बिलियन के मोल। तो बिलियन में दो चीजें मिली, एथेनॉल और वाटर, तो यहाँ हो जाएगा एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल बेटा, प्लस किसके हो जाएंगे बेटा? जल के मोल, जल के मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मोल भी नहीं दिया तो मोल का फार्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे बेटा अणुभार। तो एथेनॉल के मोल हो जाएगा एथेनॉल का द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान, द्रव्यमान डिवाइड बाई एथेनॉल का अणुभार, एथेनॉल का अणुभार, अणुभार। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? नीचे आपके पास आ जाएगा एथेनॉल के मोल, तो इसके लिए भी फार्मूला खुलेगा एथेनॉल का द्रव्यमान बटे बेटा एथेनॉल का अणुभार, एथेनॉल का अणुभार प्लस बेटा जल के मोल के लिए खुलेगा तो जल का द्रव्यमान डिवाइड बाई बेटा जल का अणुभार, अणुभार। अब यहाँ सब मान रख देते बेटा। एथेनॉल का द्रव्यमान आपको 90 ग्राम दिया गया है बेटा, अणुभार 46 आया है। इसको अगर लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे 90 बटे बेटा 46 प्लस का बेटा 10 बटे 18। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा? सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, बस इसको सिंपल से सॉल्व बस करना है। तो इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको करना कैसे, मैंने उसको तरीका बता दिया, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी। सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर बिलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी? 1.53 ग्राम होगी, 3.06 ग्राम होगी, या 5.3 ग्राम होगी, या 10.6 ग्राम होगी। तो देखिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पहली बात तो हमको मोलरता दी गई बेटा, तो मोलरता बराबर हमने लिख दिया 0.2। सोडियम कार्बोनेट की बात की है तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार, का अणुभार वो आपका होता है बेटा 106। कितना होता है बेटा? 106 ग्राम पर मोल होता है। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं आयतन की। आयतन 500 ml दिया है और आयतन को हमेशा लीटर में लिखते हैं। तो बिलियन का आयतन की अगर मैं बात करूं, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन बराबर हो जाएगा बेटा 500 ml, जिसको लीटर में लिखूंगा तो 0.5 लीटर। अब आपसे मात्रा पूछिए तो देखिए हम मोलरता का फार्मूला लगा देते हैं। मोलरता का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोलरता का फार्मूला होता है जिसकी भी आपको द्रव्यमान पूछा है उसका मोल। तो सोडियम कार्बोनेट के मोल बेटा, सोडियम कार्बोनेट के मोल बटे बेटा होता है बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए मोलरता दी गई बेटा 0.2, तो मोलरता की जगह 0.2 रख दिया। बिलियन के मोल नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, Na2CO3 के मोल। और आयतन की बात की जाए तो 0.5 बेटा। अब इसको इधर लाएंगे तो 0.2 इंटू 0.5
बराबर हो जाएगा विलेय के मोल। तो विलेय के मोल क्या हो गया बेटा, Na2CO3 के मोल, Na2CO3 के मोल, Na2CO3 के मोल। अब जब इसको गुणा करेंगे तो बेटा तो आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा बेटा 0.1 आ जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट के मोल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो लिख देंगे बेटा Na2CO3 का द्रव्यमान, Na2CO3 का द्रव्यमान ग्राम में बटे Na2CO3 का अणुभार बेटा, बटे क्या हो जाएगा Na2CO3 का अणुभार, का अणुभार, वो भी किसमें बेटा ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। तो अब देखिए, अब हमको पता है बेटा ये 0.1, इसको निकालना है तो इसको x मान लेता हूँ, तो x ग्राम बटे सोडियम कार्बोनेट का अणुभार 106 ग्राम पर मोल, आपको ऊपर लिख के आया था, 106 इधर आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1, 106 इक्वल टू x ग्राम। जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 10.6 ग्राम, कितना आ जाएगा बेटा 10.6 ग्राम आ जाएगा, कितना आएगा 10.6 ग्राम। तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट का मात्रा होगी वो कितनी होगी 10.6 ग्राम होगी। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 में पूछा गया है सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा। क्या पूछा बेटा, सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा। तो याद रखना बेटा पहली बात, वाष्प दाब हमेशा निर्भर करती है कणों की संख्या पर। किस पे निर्भर करता है बेटा, कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर। वाष्प दाब का अवनमन जिसको कहते हैं, ठीक है, वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर। जितना ज्यादा कणों की संख्या, वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब का मान उतना कम। तो कणों की संख्या निकाल लो। ग्लूकोज में कणों की संख्या 1 होती है बेटा, सुक्रोज में भी 1 होती है, NaCl में Na+Cl- 2 हो जाएगी कणों की संख्या, जबकि सोडियम सल्फेट में बेटा वो पोटेशियम सल्फेट में कणों की संख्या 3 हो जाएगी, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन। तो टोटल आपके पास कणों की संख्या कितनी हो गई 3। तो जितने ज्यादा कणों की संख्या वाष्प दाब उतना कम, वाष्प दाब का अवनमन उतना कम, ठीक है। तो याद रखिए बेटा आपके पास कणों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें, डी ऑप्शन में है, पोटेशियम सल्फेट में। तो यहाँ से आपका 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पास बेटा वाष्प दाब का अवनमन होता है वो किस पे निर्भर करता है बेटा, कणों की संख्या पर। जितने ज्यादा कणों की संख्या वाष्प दाब उतना ही कम होगा। तो सबसे कम पूछा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए बेटा अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती किसके होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना बेटा जो हिमांक का अवनमन होता है P0 - PS डिवाइड बाई PS, P0 डिवाइड बाई P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बिलियन के मोललता के, बिलियन के किसके बेटा, मोललता के। सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, जो हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बिलियन की मोललता, बिलियन की मोललता के, किसके बेटा, मोललता के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, बिलियन की मोललता के। हिमांक का अवनमन हमेशा किस पे निर्भर करता है, बिलियन की मोललता पे। तो आपसे पूछा गया है कि हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती होता है बिलियन के मोल अंश से, बिलियन की मोलरता से, बिलियन की मोललता से, या बिलियन के मोललता से, विलायक की मोललता से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिलियन की मोललता से। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। 180 ग्राम जल में आपके कितने मोल होंगे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। तो देखिए बेटा जल का द्रव्यमान दिया गया है, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर बेटा 180 ग्राम, बराबर कितना बेटा 180 ग्राम। और जल का अणुभार की अगर मैं बात करूं, जल का अणुभार, जल का अणुभार वो होता है बेटा 18 ग्राम पर मोल। आपसे जल के मोल पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया बेटा, जल के मोल। तो जल के मोल क्या होते हैं बेटा, जल के मोल बराबर होता है जल का घनत्व, द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान ग्राम में बटे जल का अणुभार बेटा, बटे क्या होता है बेटा, जल का अणुभार, जल का अणुभार बटे होता है बेटा जल का अणुभार। तो देखिए द्रव्यमान दिया गया बेटा आपके पास 180 ग्राम, अणुभार होता है 18। तो यहाँ से मोलों की संख्या बेटा आपके पास आ गई 10 मोल। कितने आ गए बेटा, 10 मोल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले में आ जाइए बेटा, अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है समान ताप पर किन विलयनों का युग्म समपरासी होगा। तो याद रखिए बेटा समपरासी की कंडीशन होती है कि जो विलयन दिए गए हों उनके m × I
दोनों के आपस में दोनों का गुणनफल जो होगा, मोलरता और कणों की संख्या का जो गुणा होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं पहले में बात करूं बेटा 0.1, तो मोलरता हो गई 0.1 आई, NaCl में कणों की संख्या होती है बेटा 2, बराबर दूसरे में बेटा मोलरता 0.1 इंटू कणों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि टूटेगा कैसे, Na के 2 आयन देगा और सल्फेट का 1 देगा, तो कणों की संख्या टोटल हो गई बेटा 3। जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.2 बराबर 0.3, बराबर नहीं मतलब ये आपका समपरासी नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ बेटा, किस में बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। देखिए बी में बोला गया बेटा 0.1 मोलर यूरिया, तो यूरिया के पास कणों की संख्या होती है बेटा 1, बराबर 0.1 मोलर NaCl में कणों की संख्या 2, तो जब गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा 0.1 और यहाँ आएगा 0.2, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका समपरासी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में। 3 में बोला है 0.13 मोल यूरिया, तो 0.1 मोलरता हो गई, कणों की संख्या यूरिया में 1 होती है, बराबर बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर मैं बात करूं, किस में बात करूं बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो मोलरता डी है 0.2 और कणों की संख्या होती है 3, क्योंकि एक टूटेगा कैसे बेटा, Mg+2 और Cl- के 2 आए, तो टोटल कणों की संख्या हो गई 3, तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.1 और इधर आ जाएगा 0.6, जो कि बराबर नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करता हूँ, डी में ध्यान देखिए बेटा, डी में आपका पहला ऑप्शन कह रहा है मोलरता है 0.1, आयनों की संख्या की बात की जाए तो 3 आयन बनेंगे बेटा, कितने आयन बनेंगे बेटा 3। इधर की बात की जाए तो मोलरता है 0.1 और आयन सोडियम में भी कितने बनेंगे 3 बने, क्योंकि जब आप कैल्शियम नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Ca+2 प्लस का 2N3- में, और इसी तरह तो टोटल कण कितने हो गए 3, और अगर इधर वाली की बात की जाए तो Na+ के 2 आयन बनेंगे और सल्फेट का 1 आयन बनेगा बेटा, तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो गई 3, तो जब मैं इनका गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0.3 और इधर भी कितना आएगा 0.3, 0.3 बराबर 0.3, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये समपरासी है, इसका मतलब ये बेटा क्या है, समपरासी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। मैंने भी बताया ना आपको कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन होता है, परासरण दाब होता है बेटा, हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है, पृष्ठ तनाव आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है, तो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो 11 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ बेटा 12 की तरफ, कि 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है, एक मिनट बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ कि 12 आपसे क्या कह रहा है, तो 12 आपसे सिंपल सी बात हम बता रहा है कि आप हमको ये बता दीजिए कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन क्या होगा। तो याद रखना बेटा, बिलियन का जो हिमांक होता है, बिलियन का हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मतलब कणों की संख्या जितनी ज्यादा जितनी कम, कणों की संख्या जितनी कम, आपका हिमांक अवनमन, हिमांक का मान उतना ही ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन उतना ही कम होगा। तो जैसे हम बात करें पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट में आपके K2SO4 में कणों की संख्या आएगी बेटा 3, अगर मैं सोडियम क्लोराइड में बात करूं तो कणों की संख्या आएगी 2, अगर मैं ग्लूकोज में बात करूं तो 1 और यूरियम बात करूं 1, तो कणों की संख्या जितनी ज्यादा हिमांक अवनमन उतना कम, हिमांक अवनमन बेटा बिलियन का हिमांक उतना ही क्या होगा, कम होगा, बिलियन का हिमांक उतना ही कम होगा। तो कणों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें बेटा, इसमें है, कणों की संख्या जितनी ज्यादा उसका जो आपका बिलियन का हिमांक उतना ही कम होगा, ये भाई जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसका मान उतना ही कम आएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 450 ml बिलियन में घुला है, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता क्या होगी, आपसे पूछ रहा है कि जो बिलियन है उसकी मोलरता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो याद रखिए बेटा, मोलरता का फार्मूला क्या होता है बेटा, बिले के मोल NaOH के मोल बटे बेटा बिलियन का आयतन लीटर में, बटे क्या हो जाएगा बेटा, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब देखिए बेटा, NaOH के मोल नहीं दिए तो मोल का फार्मूला खुल जाएगा, NaOH का द्रव्यमान ग्राम में बटे बेटा NaOH का अणुभार, ये मोल हो गए NaOH का अणुभार, ये तो आपके हो गए बेटा मोल, और बिलियन का आयतन वो भी लीटर में रखना है बेटा, तो नीचे हो जाएगा बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखिए NaOH के द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो बेटा द्रव्यमान दिया गया है 8 ग्राम, कितना दिया गया है 8 ग्राम,
तो यहाँ रख दिया मैंने 8 ग्राम। अणुभार की बात की जाए तो 40 होता है बेटा, कितना होता है 40 बटे बिलियन का आयतन दिया है 450 ml, कितना दिया बेटा 450 ml, तो 450 ml और लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1000 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, तो 8 गुणे 1000 बटे हो जाएगा 40 गुणे 45। ठीक बेटा, 1 0 1 0 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ से। इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा बेटा। इसको 4 से काट देंगे तो 2, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे आ जाएगा 9, तो बस 4 बटे 9। अब इसको अगर आपको भाग देना है तो इसको भाग दे लीजिए, कितना आएगा बेटा 0.444 आएगा। तो देखिए बेटा मोलरता यहाँ से कितनी आ गई 0.44। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बेटा 0.44 मोलर, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट होना नहीं है, सी होना नहीं है, डी होना नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से वो सारे आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आज तक आपसे बोर्ड में पूछे गए हैं, और इस साल इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी बचे चैप्टरों की जो आपके बहुविकल्पी हो जल्द ही आपको इसी चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।